इम्यूनिटी ही हमको बेस्ट सर्वाइवल देती है। अगर किसी ऑर्गेनिज्म की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है तो वो एडवर्स कंडीशन में, वो एडवर्स कंडीशन किसी भी तरह से हो, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का बाहर से अटैक हो या बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स में, इंटरनल टिश्यूज़ में कुछ चेंजमेंट हो जाए और वो एबनॉर्मल बिहेवियर शो करने लगे, तो उस पीरियड में, उस टाइम पे भी इम्यूनिटी जो है एक अच्छा रोल प्ले करती है और बॉडी को डिफेंस देती है उस एडवर्स कंडीशन से, उस एबनॉर्मल बिहेवियर से नॉर्मल बिहेवियर की तरफ रिटर्न करती है। तो इम्यूनिटी, व्हाट इज़ इम्यूनिटी? अगर इम्यूनिटी की बात की जाए तो हम इम्यूनिटी से क्या समझते हैं? तो इम्यूनिटी का मतलब है डिफेंस, प्रोवाइड डिफेंस, यानी बॉडी एक डिफेंस प्रोवाइड करती है अगेंस्ट द इन्वेडर्स। तो अगर कोई इन्वेडर्स मोस्टली बाहर से होते हैं, जो बाहर से अटैक करते हैं बॉडी पे, तो बाहर से बहुत सारे अटैकर्स जो होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं जो बाहर से अटैक कर रहे हैं, उसमें बैक्टीरिया है, वायरसेस हैं, ये सारे सब हो सकते हैं। उसके अलावा ये कुछ मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, जैसे अदर मॉलिक्यूल्स हैं, वो बॉडी के अंदर अगर चले जाएं तो वो भी फॉरेनर के तरह मतलब इन्वेडर के तरह बॉडी पर इफ़ेक्ट डालते हैं, तो बॉडी उनसे भी डिफेंस प्रोवाइड करती है। और ऐसे ही अगर बॉडी के अंदर की सेल्स या बॉडी के अंदर कोई मॉलिक्यूल्स जो नॉन सेल्फ की तरह बिहेव करने लगे, नॉन सेल्फ का मतलब है गैरों के जैसा बर्ताव करने लगे, अगर हम सोसाइटी में देखें, अपने घर में ही देखें, अगर कोई अब हमारे घर में ही गैरों की तरह बिहेव करने लगता है, बर्ताव करने लगता है, तो फिर हम उससे जो है अपने आप को दूर कर लेते हैं। तो वैसे ही अगर बॉडी के अंदर की कोई सेल्स भी, कोई मॉलिक्यूल भी बॉडी के साथ गैरों जैसा बर्ताव करने लग जाता है, तो फिर बॉडी उसके लिए, उसके अगेंस्ट भी डिफेंस सिस्टम को एग्जीक्यूट करती है। तो इम्यूनिटी में हमें दो चीज़ों पर फोकस करना है। इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट दो ही चीज़ों पर टिका हुआ है कि सबसे पहले जो इम्यून सिस्टम है, उस सिस्टम को किसने बनाया है, वो सिस्टम किससे बना है। तो इम्यून सिस्टम मोस्टली सेल्स और मॉलिक्यूल्स से मिलकर के बना है। उसमें कुछ सेल्स हैं जो हमें सिक्योरिटी, जो हमें डिफेंस प्रोवाइड करती हैं, और कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जो उस सिस्टम को सिक्योरिटी, बॉडी के सिस्टम को सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। तो वो कैसे करते हैं? मगर ये सब मॉलिक्यूल्स भी अगर ये डिफेंस प्रोवाइड करते हैं, ये सेल्स हो या मॉलिक्यूल्स हो, अगर डिफेंस प्रोवाइड करते हैं, तो इसका मतलब इनके अंदर ऐसी कोई स्ट्रैटेजी तो होनी चाहिए जिससे ये पहचान सकें कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या इन्वेडर है वो बाहर से आया है, तो उसको पहचानने की एक कैपेबिलिटी होनी चाहिए, यानी रिकॉग्निशन की एक कैपेबिलिटी इनके अंदर होनी चाहिए। सबसे पहले ये ऑर्गेनिज्म को रिकॉग्नाइज करेंगे, पहचानेंगे कि ये फॉरेनर है या हमारी बॉडी का ही का कोई ऑर्गन है या सेल्स है या कोई मॉलिक्यूल है। तो पहली चीज़ क्या है? ये रिकॉग्नाइज करना, रिकॉग्निशन करेगा, यानी सबसे पहली चीज़ वो रिकॉग्नाइज करेगा। और रिकॉग्नाइज भी वो दो लेवल का करता है, यानी अगर बॉडी के अंदर मान लीजिए 2, 3 टाइप के, 4 टाइप के और 10 टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पहुंच जाएं, तो बॉडी सबसे पहले तो उन सारों को ये पहचानेगी कि ये सारे बाहर के हैं। इन सबको बॉडी, अगर मान लीजिए कोई बैक्टीरिया बॉडी के अंदर पहुंच जाए, तो बॉडी की जो डिफेंस सिस्टम की जो सेल्स हैं वो इसको पहचानेगी कि ये बैक्टीरिया या ये वायरस बॉडी के अंदर का नहीं है, ये बॉडी का पार्ट नहीं है, ये बाहर से आया। तो सबसे पहले तो ये उन्हें पहचानेगी कि ये बाहर के हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं। दूसरी चीज़, वो 10 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी अलग अलग पहचानेगी कि मान लीजिए अगर किसी 10 माइक्रो ऑर्गेनिज्म में एक का नाम ए है, दूसरे का नाम बी है, तीसरे का नाम सी है और चौथे का नाम डी है, तो ये सबको अलग अलग नामों से पहचानेगी। ये नहीं कि इसने सिर्फ सबको एक ही नाम दे दिया कि दीज आर द ए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, नहीं, ये सबको अलग अलग नामों से पहचानेगी। यानी एक तो सबसे पहले इनको ये पहचानेगी कि ये हमारी बॉडी का पार्ट है या नहीं है, और दूसरे ये पहचानेगी कि ये सारे आपस में अलग अलग हैं,
तो 2 लेवल का रिकॉग्निशन करेगी एंड देन जब वो रिकॉग्नाइज कर लेगी तब वो डिसाइड करेगी कि इनके अगेंस्ट हमको क्या करना चाहिए, किस तरह का डिफेंस सिस्टम एग्जीक्यूट करना चाहिए। क्योंकि बॉडी के पास 2 तरह का डिफेंस सिस्टम है, एक है ह्यूमरल इम्यूनिटी, यानी एक ह्यूमरल जो इम्यूनिटी है वो बाय बर्थ होती है और उसमें उसमें बॉडी में कुछ सेल्स हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं और कुछ मॉलिक्यूल्स हैं बॉडी में वो पार्टिसिपेट करते हैं। ये सारे मिल करके उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से लड़ते हैं और बॉडी को उससे डिफेंस देते हैं, तो उसे बचाने का काम करते हैं। उसके अलावा अगर यही दूसरी इम्यूनिटी है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, यानी उसे एक्वायर्ड इम्यूनिटी को सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी भी कह सकते हैं। सेल मेडिएटेड का मतलब है कि यही ह्यूमरल इम्यूनिटी के जो सेल्स हैं वो उन सेल्स को जो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी का पार्ट हैं उनको इन्फॉर्म करती हैं कि कोई इन्वेडर, कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कोई बैक्टीरिया बॉडी के अंदर आ गया है और ये बहुत ख़तरनाक टाइप का बैक्टीरिया है और इसको हैंडल करने का काम आप करिए। तो जब ये ह्यूमरल पार्ट की सेल्स दूसरी सेल्स को, टी सेल्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं, टी सेल्स इस इंफॉर्मेशन को रिसीव करती है और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करवाती है बी सेल्स से और ख़ुद उनकी लिसिस करती है। तो इसमें सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड होती है। तो ये जो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी है ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी है और जो ह्यूमरल इम्यूनिटी है उसमें हमारी कुछ सेल्स आती हैं। जैसे सबसे अब इन सारी चीज़ों में जाने से पहले, इम्यूनिटी को हमें अच्छे से समझने से पहले सबसे पहले हमें जो डिफेंस पर्सनल्स हैं उनके बारे में जानना ज़रूरी है कि कितने टाइप्स के सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं बॉडी के अंदर। उनमें जैसे हम सबसे पहले देखें तो ये सारी जो हैं ब्लड की सेल्स हैं, ब्लड में पाई जाने वाली सेल्स हैं, ये ब्लड में सर्कुलेट करने वाली सेल्स हैं और मॉलिक्यूल्स भी ब्लड में सर्कुलेट करने वाले मॉलिक्यूल्स हैं। फिर ये जहाँ पर कोई इन्फेक्शन होता है उस इन्फेक्शन साइट पे पहुँचती हैं और फिर उनका माइक्रो ऑर्गेनिज्म से एनकाउंटर होता है, यानी कांटेक्ट में आते हैं और फिर उसके बाद वो उसका क्लियरेंस मैकेनिज्म करते हैं। तो सबसे पहले हमको ये जानना ज़रूरी है कि उसमें कितने तरह की सेल्स होती हैं। इन्हें डिफेंस प्रोवाइड करने के लिए डिफरेंट स्टेप्स पे डिफरेंट लेयर्स लगा रखी है, यानी एक फिजिकल बैरियर। सबसे पहले बॉडी में अगर हम देखें तो बॉडी ने बहुत सारे बैरियर लगा रखे हैं। जैसे हम बॉडी को हम एक कंट्री और बॉडी के बाहर का इन्वेडर मान लें कि कोई बॉडी के अंदर घुसना चाहता है। तो जैसे हमारे सिटी के अंदर कोई घुसना चाहता है या हमारे घर के अंदर कोई घुसना चाहता है तो सबसे पहले उसका सामना हमारे घर में अगर घुसना चाहता है तो घर की दीवारों से होता है। तो यानी ऐसे ही बॉडी ने भी कोई एक दीवार बना रखी है जिस दीवार से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का सामना होता है। तो वो दीवार है स्किन। अगर हम बॉडी में देखें तो पूरी बॉडी हमारी स्किन से कवर्ड है। तो जो बॉडी में एक्सपोज्ड पार्ट है, स्किन का जो एक्सपोज्ड पार्ट है वो ऑल टाइम माइक्रोब्स के कांटेक्ट में है। इस पे माइक्रोब्स के ऑल टाइम अटैक होते रहते हैं। तो वो माइक्रोब्स जब स्किन पर आते हैं तो स्किन को ब्रीच नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये स्किन जो है इस स्किन को केराटिनाइज्ड कर दिया गया है। केराटिन का डिपोजिशन हो जाने की वजह से ये बैक्टीरिया के लिए, माइक्रोब्स के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत टफ हो गया कि वो उसको ब्रीच करके बॉडी के अंदर एंटर कर जाएं। तो यहाँ से बड़ा मुश्किल हो जाता है, बहुत टफ हो जाता है कि वो एंटर कर जाएं। उसके अलावा भी स्किन पर कुछ ऐसे रिसेप्टर्स हैं जो दूसरे टाइप हमारे हेल्दी माइक्रोब्स के लिए रिसेप्टर्स होते हैं स्किन पर स्टिक रहते हैं। तो हेल्दी माइक्रोब्स के लिए जो रिसेप्टर होते हैं उससे माइक्रोब्स बाइंड रहते हैं। तो वो
स्किन पर एक लेयर बना देते हैं, जिससे जो जो हार्मफुल माइक्रोब्स होते हैं वो बॉडी में स्टिक नहीं होने पाते हैं, क्योंकि वो जो रिसेप्टर हैं उस स्किन के ऊपर जो रिसेप्टर पाए जा रहे हैं उस रिसेप्टर से हेल्दी माइक्रोब्स बाइंड हैं और वो हमारी स्किन पर कोई डिलीटेरियस, कोई हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करते हैं और वो बाइंड रहते हैं, जिसकी वजह से हार्मफुल बैक्टीरिया उस पर बाइंड नहीं कर पाते हैं। जब हम एक्स्ट्रा केयर लेते हैं, बहुत ज़्यादा सैनिटाइज़र का यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा अल्कोहल का यूज़ करते हैं, तो ऐसे में क्या होता है वो रिसेप्टर्स भी फ्री हो जाते हैं, जिस पे हमारे हार्मलेस बैक्टीरिया, बेनिफिशियल बैक्टीरिया स्टिक थे, बाइंड थे, वो भी फ्री हो जाते हैं, वो भी उस फील्ड, उस जगह को छोड़ देते हैं। ऐसे में क्या होता है वो जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं वो उससे जा के बाइंड कर जाते हैं सेल से, और फिर उनके इंटरनलाइज हो जाने के, यानी बॉडी के अंदर जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये भी एक ड्रॉबैक है बहुत ज़्यादा सैनिटाइज़र का यूज़ करने का। इससे हेल्दी बैक्टीरिया हमारे जो फाउना में है, जो माइक्रोबियल फाउना है, उसको डिस्टर्ब कर देगा और हार्मफुल बैक्टीरिया बॉडी के अंदर चला जाएगा। और अगर वो बॉडी के अंदर एंटर कर जाएगा तो फिर हमारा डिफेंस सिस्टम जो स्किन वाला सिस्टम है, इसे कहते हैं फर्स्ट लाइन, मतलब ये बैरियर, फिजिकल बैरियर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, यानी ये सबसे पहले डिफेंस में पहला बैरियर है, माइक्रोब्स इसको क्रॉस करने की कोशिश करता है। तो इट इज़ वेरी टफ टू ब्रीच दिस स्किन एंड एंटर इनटू द बॉडी। तो बैक्टीरिया क्या करता है, चलो ठीक है इस जगह को छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं, जहाँ पे केराटिन नहीं है वहाँ चलते हैं। तो उसे बकल कैविटी नज़र आया कि हाँ ये बकल कैविटी है, नेज़ल कैविटी है, और ये गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक है, और ये इन सारी जगह पर भी स्किन है, बट ये केराटिनाइज नहीं है, तो यहाँ से एंट्री पॉसिबल है। तो ऐसी जगह पे उसने क्या, बॉडी ने क्या किया, यहाँ पर मॉइस्चर के लिए म्यूसिलेज का सिक्रीजन कर दिया, इसमें एंजाइम्स का सिक्रीजन कर दिया, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स का सिक्रीजन कर दिया, यानी बैक्टीरिया यहाँ पर भी अगर आ जाए, माइक्रोब्स यहाँ पर भी जो आ जाए, तो ये भी क्या होंगे, उस हाइड्रोलिटिक एंजाइम के कॉन्टेक्ट में आने से क्या होंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो यानी बकल कैविटी से भी पास नहीं हो पाए, तो फिर वो और आगे बढ़ा कि स्टमक, बॉडी के अंदर जो ये एक ट्यूब है, ये ट्यूब भी बॉडी के अंदर किसी चीज़ को नहीं जाने देगी, क्योंकि ये जैसे ये बॉडी का बाहरी पार्ट है, इंटेस्टाइन भी जो है बॉडी का बाहरी पार्ट है, बॉडी के अंदर का पार्ट, जब इंटेस्टाइन को कोई होल करके इंटेस्टाइन से ब्लड में पहुंचेगा तब वो बॉडी के अंदर पहुंचेगा। बकल कैविटी से ऑसोफेगस, ऑसोफेगस से स्टमक, और स्टमक से इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, एंड देन फ्रॉम एनस इट विल पास आउट। तो ये इसका मतलब ये बॉडी के बाहर से बाहर ही निकल गया, बॉडी के अंदर एंटर नहीं कर पाया। तो जब ये माइक्रोब ट्रेवल करता है, जैसे ही वो पास आउट होता है, स्टमक में पहुंचता है, तो स्टमक में एसिडिक पीएच मिल जाने की वजह से एसिड में वो नहीं सरवाइव कर सकता। उसके बाद स्टमक से जैसे ही आगे निकलता है, डिओडेनम में पहुंचता है, वहाँ पर बेसिक पीएच मिल जाता है। तो यानी ये पूरा इन्वायरमेंट उसके लिए खतरनाक साबित होता है। ऐसे में बैक्टीरिया या वायरस अंदर एंट्री नहीं ले पाता है और वो बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो बहुत सारे ऐसे तरीके हैं। उसके अलावा स्किन पर, सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर एंटीबॉडीज़ भी अटैच रहती हैं, जो बैक्टीरिया को पकड़ लेती हैं और उसको फिर प्रेजेंट कर देती हैं बी सेल के सामने या टी सेल के सामने, और फिर वो उससे बाइंड करके उसको या तो उसको न्यूट्रलाइज कर देती हैं। यानी न्यूट्रलाइज का मतलब किसी भी माइक्रोब्स को पकड़ लिया चारों तरफ से और उसके सारे एपिटोप्स को ब्लॉक कर दिया। जब सारे एपिटोप्स को ब्लॉक कर दिया जाएगा तो वो माइक्रोब्स चारों तरफ से घिर गया है, अब वो कोई एक्टिविटी नहीं शो कर सकता है। ऐसे में उसको इम्यून क्लियरेंस मैकेनिज्म के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल लिया जाएगा, तो यानी माइक्रोब्स का इफेक्ट नहीं होगा। तो ये तरीके हैं जो हमें, तो इसमें सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि बॉडी के अंदर माइक्रोब्स एंट्री कैसे करता है, और एंट्री के साथ साथ बॉडी के अंदर जब ये एंट्री कर जाता है तो बॉडी के अंदर जो डिफेंस सिस्टम में जो सेल्स हैं, इम्यून सिस्टम की जो सेल्स हैं, वो कौन कौन सी सेल्स पार्टिसिपेट करती हैं और क्या क्या एक्शन प्ले करती हैं। और वो सबसे पहली चीज़ कि बाहर से आने वाले किसी भी ऑर्गेनिजम्स को कैसे रिकॉग्नाइज करती हैं, कैसे पहचानती हैं। वैसे ही अगर मान ली बॉडी के अंदर की कोई सेल्स, जैसे फॉर एग्जांपल कोई सेल
नॉर्मल सेल है, कोई बैक्टीरिया बाहर से अंदर आ गया, कोई वायरस बाहर से अंदर आ गया, और वो जब अंदर आ जाएगा तो वो अंदर की जिस सेल में घुसेगा उस सेल को तबाह कर देगा, बर्बाद कर देगा। तो ऐसे में क्या होगा, वो जिस सेल में घुसेगा उस सेल को या तो डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, और या फिर